हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय सेशन। मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी एक और क्लास को लेके आया हूं। वन शॉट सीरीज चल रही है और वन शॉट में आपको वादा किया है कि 40 से 45 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा। और आज बात होने वाली है ऐसे चैप्टर की जो चैप्टर बिजनेस स्टडीज में बोर्ड्स में कवर नहीं होता है, परंतु 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 सीयूईटी में कवर होता है ना। एक ऐसा चैप्टर जो लास्ट में आता है सीयूईटी का सिलेबस, अगर आप चेक करेंगे तो वो जो सिलेबस है वो लास्ट में आएगा, परंतु इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़ा है और सीयूईटी में आएगा। अच्छा, ये चैप्टर क्यों ऐड ऑन किया गया है बेटा? क्योंकि बीकॉम ऑनर्स या बीबीए कुछ भी करने जाओगे ना, तो वहां पे ये चैप्टर की बात होगी। और अब चैप्टर आपको गेस करना है, ये बताना है कमेंट में कि भैया क्या है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक कोट के साथ अपनी क्लास को शुरू करना चाहूंगा। एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। बेटा वन शॉट रिकॉर्ड आपको मिलती है, ठीक है, लगभग हर एक दिन या दूसरे दिन पे मिल जाती है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? ताकि आपको बिजनेस स्टडीज के ऊपर कमांड हो जाए। एमसीक्यू रोज शाम को 4 बजे कराता था मैं, ठीक है, प्रवेश उसमें बैच में करा रहा हूं एमसीक्यू, और आप वन शॉट भी आपको प्रोवाइड हो रही है क्योंकि आपको प्रॉपर ओवरऑल गाइडेंस की जरूरत है सीयूईटी के पेपर को क्रैक करने के लिए। तो बेटा हर दिन को एक चांस की तरह लें, हर दिन एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करें कि हाँ यार, कल का दिन कैसा भी रहा, कल मैंने पढ़ाई नहीं की, कल मैंने मेहनत नहीं की, परंतु आज मैं उतनी ही मेहनत, उतनी ही तेजी के साथ वापसी करूंगा। तो बेटा एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। हर दिन आपको एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है, उसको जाया ना किया जाए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं आपको उस चैप्टर के लिए एक फोटो दिखाऊंगा और आपको बता देना है कि उस चैप्टर का क्या नाम है। तो बेटा ये रही आपके पास फोटो, ठीक है, ये रही, और आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है ना बेटा? ये है शार्क टैंक की फोटो। शार्क टैंक में ये सारे हमारे, ये आपने देखा होगा, ये आपने टीवी पे कई बार देखा होगा, शार्क टैंक का शो आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया किस आज चैप्टर की बात हो रही है। बच्चों आज बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है बेटा आज, जो आपके बोर्ड्स में नहीं था परंतु आपके सीयूटी में आता है। तो शार्क टैंक सभी ने देखा होगा, ठीक है। शार्क टैंक एक शो है जहां पे इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर जाते हैं और ये सारे शार्क से पैसा मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं इन द रिटर्न ऑफ द इक्विटी या फिर डेप्ट के बेसिस पे, है ना। ठीक है, तो बेटा ये शो आपने जरूर देखा होगा। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये देखो, ये सारा शार्क टैंक के हमारे जितने भी शार्क्स उनका नाम है बेटा। अनुपम मित्तल जो है वो शादी.com के मालिक हैं। कभी ना कभी इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जो है अपनी की होगी और ये अच्छे एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए होंगे। नमिता थापर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की मालिक हैं। अमन गुप्ता बोट, आप लोग लगाते होंगे बोट के ईयरफोन्स, बोट के हेडफोन्स, है ना, ये बोट के स्पीकर्स। अश्नीर ग्रोवर थे सीजन 1 में, अभी तो नहीं है, ये भारत पे के फाउंडर थे। ये जो है ग्रोफर्स के भी मेंबर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी गजल अलग है, इनका मामा अर्थ एक ब्रांड है ना, शायद कॉस्मेटिक का है। फिर पीयूष बंसल आपके जो लेंसकार्ट के मालिक हैं वो ये हैं। और विनीता सिंह, बेटा विनीता सिंह जो है वो भी एक कंपनी के मालिक हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स की, जो भी कॉस्मेटिक के सामान को बेचते हैं। तो बेटा ये सारे ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में रहे हैं, ठीक है। इस समय इन्हीं लोग का बोलबाला चल रहा है और शार्क टैंक में ये शार्क्स हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, एंजल इन्वेस्टर करते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा, अनुपम मित्तल तो ऑलमोस्ट 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 200 कंपनियों में, 200 कंपनियां प्लस इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और ये बहुत बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं इंडिया के, ठीक है। तो बेटा एंटरप्रेन्योरशिप आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये फोटो आपको इस वजह से लेके आया ताकि आप लोग को भी मजा आ जाए कि हाँ भाई शार्क टैंक में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं कोई शार्क टैंक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शो अच्छा है, देखना चाहिए। मैं देखता हूं बिजनेस के बारे में, कॉमर्स के बारे में बहुत जानकारी मुझे भी ये शो देखने के बाद मिली कि रियल लाइफ में कैसे बिजनेस चलता है, रियल लाइफ में एंटरप्रेन्योर्स को कैसे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये शो देखा जरूर होगा, ना देखा हो तो प्लीज जाके देखें। इसमें कॉमर्स और ट्रेड के बारे में बहुत अच्छी कहानी बताई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। बेटा अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो देखो भाई एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट while taking on financial risk। बेटा हम एक नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं ताकि हमको क्या हो, ताकि हमको प्रॉफिट हो। और बेटा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं शार्क टैंक में, जितने भी लोग आपने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, ये सारे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और अनुपम, ये जो आपके बोर्ड के सीईओ हैं, जो अमन गुप्ता नाम है, ये तो बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
है ना, और ये सब आईआईटी आईएम से पढ़े हुए हैं। आपके अश्विन ग्रोवर आईआईटी से मतलब इन्होंने बीटेक वगैरह किया है, आईएम से अहमदाबाद से इन्होंने एमबीए किया है। कहने का मतलब है बेटा पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल चाहते तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर लेते, परंतु इन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने अपने सपनों को आगे देखा, ठीक है, और प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए एक विजन के साथ आगे चले। यही होता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, और यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब। अगर आप इन लोगों के बारे में जानते हैं तो आपको इस चैप्टर के बारे में 90% नॉलेज तो हो गई, ठीक है, बाकी 10% नॉलेज आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। कि सर एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर में अगर एमसीक्यू आएगा तो क्या ऑप्शंस हम टिक करेंगे, तो थोड़ा डिटेल में आज बात करते हैं। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इज अ प्रोसेस, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट, है ना। बेटा प्रॉफिट जनरेट करने की बात हो रही है, ताकि आप अपने बिजनेस को डेवलप करें, ऑर्गेनाइज करें, रन करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और आपको फाइनेंशियल रिस्क भी उठाना पड़ेगा। बेटा रिस्क, है ना, और आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी बिजनेस में कि रिस्क, है ना, रिस्क है तो इश्क है। सुना है ना स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का जो रोल किया प्रतीक गांधी ने, शायद प्रतीक गांधी ही नाम, प्रतीक नाम है ना, आई एम अनअवेयर ऑफ द सरनेम, ठीक है। तो बेटा उन्होंने एक डायलॉग दिया था वहां पे कि रिस्क है तो इश्क है। और दूसरी चीज ये कि बेटा भैया आप रिस्क लोगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा ना, अगर रिस्क लोगे तो इन रिटर्न क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे एक एंटरप्रेन्योर को, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर को सारी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है, और फिर वो धीरे 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 ग्रो हो जाता है। देखो ये अभी उठना शुरू हुआ और ये देखो डाउन हो गया और फिर से ये उठ रहे हैं, ऐसा बेटा बिजनेस में चलता रहता है। तो ये हो गया भाई एंटरप्रेन्योरशिप। आगे देखते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के। सबसे पहला होता है बेटा कमर्शियल, सबसे पहला होता है आपका प्रमोशनल फंक्शन। बेटा अगर मैं प्रमोशनल फंक्शन की बात करूं तो डिस्कवरी ऑफ द आइडिया, सबसे पहले आपको आइडिया अपने दिमाग में लाना है कि यार मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अब प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है प्रॉब्लम कि इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके पास आइडिया की कमी है। बेटा प्रॉब्लम आइडिया तो यहां राह चलते कोई ना कोई दे देगा आपको। इंडिया में सलाह, है ना, बहुत मुफ्त की मिलती है, आप रोड पे निकल जाइए कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सलाह पकड़ा के चला जाएगा। तो बेटा आइडिया तो यहाँ गली गली में है, गली कूचे में आइडिया है, परंतु आइडिया का अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डिटरमाइनिंग द बिजनेस पर्सपेक्टिव, बेटा ये देखना पड़ेगा कि वो जो आइडिया है ना, ये देखना पड़ेगा जो हमारा जो आइडिया हमारे दिमाग में आया है, अरे उसका बिजनेस में कोई रोल है कि नहीं है। बेटा उससे आप बिजनेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, चेक कर लिया। आगे देखिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, आपको पूरे बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, पूरी बारीकी से मार्केट को सर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, बनेगा कैसे, बिकेगा कैसे, ये सारी चीजें। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है बेटा आपको देखना पड़ेगा आपका एंटरप्राइज कैसा होगा। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, आप खुद अकेले के मालिक हो जाओगे, कंपनी होगी, पार्टनरशिप होगी, एलएलपी होगी, क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी होगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई होगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। किस तरीके की एंटरप्राइज में आप काम करना चाहते हो। अगर आप कंपनी खोलते हो तो ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, ज्यादा पैसे कमा पाओगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ अकेले मालिक रहना चाहते हो तो कम पैसा आप डाल पाओगे अपने बिजनेस में। फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्मेलिटीज, फिर आपको सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, एक नाम अपनी कंपनी का सोचना है, नाम जो है रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, और इस तरीके की सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी एक कंपनी को खड़ा करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लान, बेटा आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि भैया कैसे कैसे मैं काम करूंगा, कैसे कैसे मैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करूंगा। प्लान आप जानते हो, आपने प्लानिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बेटा फंड्स को आपको लाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, फंड्स को लाना है, फंड्स को प्रोक्योर करना है और उनको अलॉट करना है। तो बेटा ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, परंतु एंटरप्रेन्योरशिप में इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें आपको एक बार पता होनी चाहिए। हालांकि आप ये सारी चीजें प्लान बनाना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट जैसे चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे प्रमोशनल फंक्शन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मैनेजरियल फंक्शन बहुत जरूरी है, और कमर्शियल फंक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बेटा क्या है, प्रोक्योरमेंट, बेटा रिसोर्सेज को लेके आना, रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना, ठीक है, वो आ जाता है आपका कहाँ पे, प्रमोशनल फंक्शन में। फिर आता है बच्चों मैनेजरियल फंक्शन में, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। ये सारे तो पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये हो गया आपका मैनेजरियल फंक्शन। इसमें स्टाफिंग भी जोड़ लीजिए, एक और आ गया स्टाफिंग। तो बेटा स्टाफिंग भी आपको करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, ये सब एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस हैं, मैनेजरियल फंक्शंस के हेड के अंदर आते हैं। फिर आते हैं बच्चों कमर्शियल फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है।
बेटा कॉमर्शियल फंक्शन में देखें प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको क्या करना है, आपको कॉमर्स, आपको ट्रेड की बात हो रही है बेटा, आइडिया बना लिया, मैनेज कर लिया, अब पैसा कमाने की बात होगी, कॉमर्स की बात होगी, तो बेटा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उत्पादन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा सामान बेचने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन है वो क्या, मतलब जो बोर्ड कंपनी है वो क्या बनाती है, अरे वो ईयरपॉड बनाती है, स्पीकर बनाती है, ईयरफोन बनाती है, ठीक है, हर तरीके की चीजें बनाती है, हेडफोन बनाती है। फिर आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी बेटा, इन लोगों ने लार्ज स्केल पे मार्केटिंग की। अब तुम देखो बोट से पहले म्यूजिक बजाने वाली कंपनियां थी, है ना, म्यूजिक के प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली कंपनियां थी, हाँ सर थी। कौन कौन थी जरा नाम बताता हूं, JBL, स्नाइजर, ठीक है, और आपके एप्पल के आते थे ईयरपॉड्स, एयरपॉड्स ये सब आते थे, है ना, JBL के आते थे स्पीकर, छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर, सोनी के आते थे, परंतु बेटा ये सारे महंगे थे और बोट ने आके पूरी मार्केट को तबाह कर दिया, ठीक है। बोट ने इसने सस्ते, टिकाऊ, सुंदर ईयरपॉड निकाले कि भैया लोगों को बहुत पसंद आए, लाइट वाइट भी जलती है उसमें, लॉन्ग बैटरी लाइफ के साथ, कम रेट में उन्होंने ये सारी चीजें निकाली, मतलब अपनी मार्केटिंग को लार्ज स्केल पे किया और आज देखिए उनका बिजनेस चमक पड़ा। फिर आता है बेटा अकाउंटिंग, बेटा अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, लेखा जोखा मेंटेन करना, फाइनेंस कहां से आएगा, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये देखिए स्टाफिंग की बात यहां पे हो गई, तो बेटा ये हो गया आपका कॉमर्शियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन, और फिर आपका ये हो गया प्रमोशनल फंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योर के, एक एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फीचर्स हैं या हम कह सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला बेटा एडॉप्टेबिलिटी, बेटा जैसे ही आपने देखा कि मार्केट में डिमांड उठी है, तुरंत उसको क्या कर लीजिए, तुरंत उसको अडॉप्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। अडॉप्ट कर लेना है आपको, मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तुरंत अपने आप को चेंज कर लेना है, उसको अडॉप्ट कर लेना है। जैसे ही आप मार्केट को समझने लगेंगे आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, बस सेम वही उसी एडॉप्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए सिस्टमैटिक एक्टिविटी, आपको हर काम सिस्टम से करना पड़ेगा, बेसिस्टम कोई काम नहीं हो पाएगा, आपको सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना पड़ेगा, कंपनी का नाम सोचना पड़ेगा, फिर कंपनी खड़ी करनी पड़ेगी, प्रमोशन उसका करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कैपिटल लाना पड़ेगा, रिसोर्स लाना पड़ेगा, फिर जाके सेल की बात होगी। बेटा ये सारे काम करने पड़ेंगे सामान बिकने से पहले। तो बेटा ये हो गया आपका सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ओके है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा फिर आता है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, अरे भैया जो काम करो वो इलीगल काम करो, इलीगल काम मत करो बेटा, लॉफुल है ना बेटा, आपको क्या नहीं करना है, आपको इलीगल काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको लीगल काम करना है, क्या करना है, आपको लीगल कामों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब बेटा गोला बारूद बेचने का धंधा मत शुरू कर देना, बंदूक बंदूक बेचने का गैर कानूनी तरीके से, तो आपका बिजनेस तुरंत ही बंद हो जाएगा। आपको देखना है कि आप एक लॉफुल और एक पर्पसफुल, बेटा कोई पर्पस सॉल्व होना चाहिए। जैसे लेंसकार्ट कंपनी खुली तो लोगों का पर्पस सॉल्व हुआ चश्मे का, ठीक है ना, कि भैया आप घर बैठे आप चश्मा ऑर्डर कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके चेहरे पे कौन सा चश्मा सूट कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी बेटा यहाँ पे ये पॉइंट रिपीट हो गया, इसको जाने दो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बेटा, आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो। जैसे बेटा आप कार बनाने चलोगे तो कार आप पहले तो सीट तो नहीं लाओगे, पहले तो लाओगे लोहे को गलाओगे, फ्रेम में डालोगे, गाड़ी उसकी बनाओगे, फिर लगाओगे टायर, फिर लगाओगे सीट, फिर लगाओगे सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, इंजन, AC, स्टीयरिंग व्हील, फिर वायरिंग करोगे, पेंट करोगे, गाड़ी बनके तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब बेटा आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्गेनाइजिंग, आपको अपने प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोडक्शन करना है। और फिर आता है बच्चों रिस्क टेकर, क्या आता है सर, रिस्क टेकर, बेटा आपको रिस्क लेने वाला बनना पड़ेगा, आपको खतरा मोल लेने वाला बनना पड़ेगा अगर आपको एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन जाना है। तो नहीं बनना है, घर पे बैठना है तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं इसकी बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं अच्छे लोग जो एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो देखो बेटा एंटरप्रेन्योर्स के कुछ ये आपके सामने लेके आया हूं, कुछ एक नेसेसिटी कि अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बाकी आप सोशल मीडिया चलाते हो, अश्विनी ग्रोवर वगैरह को फॉलो करते हो, वो देखिए आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं कि भैया एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए। अभी मैं अश्विनी ग्रोवर का देख रहा था कहीं पे, कोई वीडियो चल रहा था, इंस्टाग्राम की रील पे ही चल रहा था शायद, या मतलब यूट्यूब की शॉर्ट पे चल रहा था बेटा। उसमें वो ये कहता है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो 6 महीने घर पे बैठ के, ठीक है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, आपके पास इतना जीगरा होना चाहिए ना कि 6 महीने घर पे बैठ के कट जाएं। क्योंकि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 6 महीने तो अर्निंग होने से रही, तो 6 महीने अगर आप बिना पैसे के काट सकते हैं तो ही सोचिएगा, अगर बिना पैसे के आपकी जिंदगी नहीं चल रही है तो नौकरी वोकरी कर लेना, लेकिन एंटरप्रेन्योर मत बनना, ऐसा अश्विनी ग्रोवर ने कहा, जो कि बात मुझे कहीं ना कहीं सही लगी कि भैया 6 महीने अगर आप पढ़ाई भी करोगे तो वनवास तो लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है, संन्यास तो लेना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करोगे तो साल भर, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो साल 2 साल लगना पड़ेगा भैया, ठीक है, तब पैसा नहीं कमा पाओगे।
पाओगे। अगर आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो भैया पढ़ाई से कम नहीं है वो भी, तो आपको साल भर वहां भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब है अपनी जीवन में 1-2 साल संन्यास आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, वो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का आग होनी चाहिए, कुछ कर दिखाने की। ठीक है, अगर मैं मोटिवेशन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मोटिवेशन की बात करता हूं तो मोटिवेशन में बेटा ये आ जाता है कि भाई वो मोटिवेटेड रहे। क्या रहे? वो मोटिवेटेड रहे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, कि भैया हमें कुछ करके दिखाना है, हम अंदर से मोटिवेटेड है, हमें बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद बेटा अंदर से मोटिवेट होगा तभी तो अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करेगा ना। अब पता चला अंदर से खुद ही खाली है, ठीक है, कि चलो अच्छा चल रही है बिजनेस यार, चलने तो जब तक देखेंगे जब तक चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए उसका एटीट्यूड। आगे देखिए प्रोडक्ट नॉलेज, उसको बेटा क्या बना रहा है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा तो बेटा मुझे खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए ना। अब पता चला मुझे गैसों नहीं चलानी आती है तो कहां से खोलूंगा रेस्टोरेंट? तब तो भैया सब कुछ शेफ के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा ना मैं। अगर मेरे को खुद बनाने नहीं आता है, खुद मुझे नहीं पता है कि भैया खीर में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, चाय में क्या क्या चीजें पड़ती हैं, तब तो बेटा जो शेफ बताएगा उसी के हिसाब से मैं चलूंगा। और शेफ अच्छा है तब तो ठीक है, और खराब निकल गया तब तो मतलब सत्यानाश। तो बेटा प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। उसके बाद एबिलिटी टू नेटवर्क, बेटा आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों से बातचीत करते रहो, मिलते जुलते रहो। ओपी ऑप्टिमिज्म, ठीक है बेटा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो। ऑप्टिमिस्टिक समझ रहे हो? ऑप्टिमिस्टिक हो गया मतलब कि पॉजिटिव अप्रोच हो, हमेशा पॉजिटिव चीजों में देखे, निगेटिव चीजों को इग्नोर करे, ऐसा होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। विजन, बेटा उसके बाद एक विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए कि मैं अगले 10 साल में कहां पहुंचना चाहता हूं, अगले 20 साल में कहां पहुंचना चाहता हूं, एक विजन होना चाहिए। अब इधर देख लेते हैं बेटा गोल माइंडसेट, हमेशा वो किसकी बात करे? हमेशा वो गोल अचीव करने की बात करे। रिस्क टेकिंग, हमेशा रिस्क लेने वाला हो, रिस्क लेने से कभी डरे ना। ठीक है, अब रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी पैसा लगा दे, रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले। ठीक है, क्रिएटिविटी, बेटा उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया कर दिखाने की इच्छा होनी चाहिए। आगे देखिए परसुएसिवनेस, बेटा बातचीत करने में, परसुएट करने में, है ना, सामने से जाके बातचीत करने वाला हो, कॉन्फिडेंट बंदा हो कि लोगों से जाके सामने से बातचीत करके मुंह खोल के अपनी बिल्कुल दिल की बात कहे, ऐसा बंदा होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। डिसीजन मेकिंग, बेटा उसको फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो फैसले लेने से भाग नहीं सकता है, उसको जीवन में अहम फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि सीयूटी का पेपर क्रैक करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जैसा आपका फैसला वैसे ही एंटरप्रेन्योर का फैसला। टेनेसिटी, ठीक है, और फिर आता है बेटा मनी मैनेजमेंट, बेटा दिमाग से स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार फिजिकली तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन भैया शाम को घर जाते हैं तो फिर दुखी हो गए, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको डिप्रेशन में भी मतलब एंटरप्रेन्योर ऐसा ना हो कि जो खुद ही डिप्रेस्ड हो, तो फिर अपने बिजनेस को क्या चलाएगा, लोगों को क्या संभालेगा। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट, बेटा उसके अंदर एक और स्किल होनी चाहिए मनी को मैनेज करने की। मनी को मैनेज करने पता का मतलब यह है कि पता चला 1 लाख रुपए आने वाले हैं, 1 लाख रुपए आए, कल गए और बढ़िया से गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी, बेटा फायदा क्या हुआ फिर? तो है ना, तुमने 1 लाख रुपए तो गाड़ी में लगाई दिए और आगे आने वाले जो तुम इंस्टॉलमेंट भरोगे वो भी तुम गाड़ी में लगा दोगे। कहने का मतलब है गाड़ी लो लेकिन जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ तब गाड़ी लो, गाड़ी लेने से मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये होता है मनी मैनेजमेंट। अपनी प्रायोरिटी को सेट करो, गाड़ी अगर तुम्हारी प्रायोरिटी में अभी नहीं है तो पहले अपनी प्रायोरिटी को सेट करो। अभी प्रायोरिटी क्या है? एक अच्छी लाइफ बनाना। गाड़ी अपने आप आ जाएगी जब लाइफ अच्छी बनेगी। लोग क्या सोचते हैं पहले गाड़ी आ जाएगी फिर लाइफ बनाएंगे, ना, पहले लाइफ अच्छी बनेगी तब गाड़ी आएगी। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। आगे देखिए भैया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, बेटा क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करता हूं। देखो लर्न अबाउट द बिजनेस आइडिया, सबसे पहले आपको बिजनेस आइडिया लेके आना है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस, क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योर जब एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो आइडिया लेके आता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, है ना, इट इज स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वंस एन इंडिविजुअल हैज जनरेटेड द आइडिया he or she will subsequently need to evaluate and identify its business opportunity। बेटा एक बार अगर आपके दिमाग में आइडिया आ गया फिर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। थॉरो इवैल्यूएशन, आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से इवैल्यूएट करना पड़ेगा चीजों को। तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? देखो वेदर एन अपॉर्चुनिटी और आइडिया इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, बेटा जो आइडिया आपके दिमाग में आया है उसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, वो इस काबिल है आइडिया कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो भैया कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है हमारा जो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल ही ना कर पाए। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका रॉ मटेरियल सिर्फ अमेरिका में मिलता है तो भारत में कैसे शुरू होगा? अरे ये तो देखो कि जो तुम बनाना चाह रहे हो वो भारत में है अवेलेबल या नहीं है, तुम्हारे बजट में है अवेलेबल या नहीं है, इज इट फीजिबल और नॉट।
बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट, उसको बनाने का खर्चा कितना आ रहा है। अब पता चला किसी चीज को बनाने का खर्चा ही 1 लाख रुपए आ रहा है, तो पता चला आप कोई पब्लिक को होगा, वो कोई मिडिल क्लास आदमी को अगर आप टारगेट कर रहे हो कस्टमर में, वो आपसे सामान ही नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप बना ही 1 लाख रुपए का रहे हो, तो सोचो बेचोगे कितने का। व्हाट आर द कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, व्हाट आर द कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, ठीक है बेटा। हम अगर मार्केट में अपना सामान ये लेके उतरेंगे तो कंपटीशन हमारा कैसा है, क्या हमको कोई कंपटीशन का एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू पुट इन द बिजनेस, बेटा कैपिटल कितनी लग रही है हमारे बिजनेस में, ये सवाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिस्क क्या क्या है जो हमें इस बिजनेस के साथ साथ मिलेंगे, जैसे टेक्निकल रिस्क मिलेंगे, इकोनॉमिकल रिस्क मिलेंगे, सोशल या एनवायरमेंटल रिस्क मिलेंगे, है ना। तो बेटा रिस्क आपको डिसाइड करने पड़ेंगे किस तरीके के रिस्क है और कितने रिस्क हैं, क्या उनका मैग्नीट्यूड है खतरे का, वेदर इट कोइंसाइड्स विद द कंपनीज गोल और नॉट, और आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो कंपनी के गोल में मेल खाता है कि नहीं। अब कंपनी कहती है कि बेटा क्या बनाओ, एक ऐसा बिस्कुट बनाओ कि बहुत हेल्दी हो, है ना, खाने का मतलब शुगर वाले जो लोग हैं वो भी उस बिस्कुट को खा पाए, मान लो भाई कंपनी का ये गोल है। और हम अब जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो है बढ़िया, है ना, बढ़िया बटर का बिस्कुट, जैसे गुड डे, ठीक है, उसमें बटर बना हुआ है, तो एकदम एकदम हाई कैलोरी का बिस्कुट है। तो बेटा ये तो गोल अचीव नहीं हुआ ना, गोल क्या था, एक ऐसा बिस्कुट बनाना जो हाई लो कैलोरी का हो। तुमने एक ऐसा बिस्कुट बना दिया जो कि हाई कैलोरी का बिस्कुट है, और अनहेल्दी तो नहीं कहेंगे परंतु उसमें कैलोरी वगैरह ज्यादा है, फैट वगैरह ज्यादा है। तो बेटा ये देख लो कि तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आगे देखिए बिजनेस प्लान, फिर आपके पास एक प्लान होना चाहिए बेटा, एक प्लान। प्लान बोले तो ऑब्जेक्टिव, विजन, गोल, कैपिटल कैसे आएगी, कहां कहां पैसा लगाना है, कहां कहां अपने प्लान के हिसाब से हम कितना ज्यादा आगे जा पाएंगे, ठीक है। फिर ये हो गया बेटा फाइंडिंग रिसोर्सेज। अब एक बार आपका प्लान बन गया तो आपको अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा कि मेरे रिसोर्स जो है वो मेरे पास है या नहीं है। देखो वंस द प्लान इज रेडी, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इज टू लोकेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा पैसा और ह्यूमन रिसोर्स, पैसा और लोग, दो चीजें ये कहां से आएंगी हमारे बिजनेस में, इसकी बात होगी। ये हो गया आपका प्रोसेस। और आगे भी अभी देखिए, आगे भी है, यहां पे देखते हैं, ठीक है। फ्रेमिंग आउट द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, बेटा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिविजनल होगा या फिर फंक्शनल होगा। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मेरा कैसा होगा, डिविजनल होगा या फिर फंक्शनल होगा। बेटा फंक्शनल में फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से अपने काम को बांट देते हैं। और डिविजनल में क्या करते हैं, डिविजनल में क्या करते हैं सर, बेटा डिविजनल में ना प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हैं। जैसे अगर टाटा की कंपनी है, बात करता हूं, तो टाटा टी भी आती है, टाटा का गोल्ड भी आता है तनिष्क के नाम से, टाटा मोटर्स भी है, टाटा स्टील भी है, ठीक है, टाटा के कपड़े आते हैं वेस्ट साइड के नाम से, और टाटा का होटल भी है, ताज होटल। तो बेटा टाटा क्या करेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर करेगी तो अच्छा होगा। और अगर मैं सिर्फ टाटा मोटर्स के अंदर की बात करता हूं, तो अगर टाटा मोटर्स ने अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया तो फंक्शन के हिसाब से बनाया है ना, तो वो हो जाएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, प्लान द फ्यूचर, प्लान द फ्यूचर। बेटा फ्यूचर को प्लान करके चलना है कि भैया हम फ्यूचर में क्या चीजें करने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा जनरेटेड बाय द कंपनी एंड पुटिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड वन। बेटा आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल डाटा और प्रोजेक्टेड डाटा, जो आपने सोचा था और क्या हुआ, उन दोनों को आमने सामने रखा और ये चेक करना है कि फ्यूचर में आप क्या चीजें कर सकते हो। तो ये हो गया बेटा प्लान द फ्यूचर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारी थी प्रोसेस, है ना। ये आपकी क्या हो गई बच्चों, ये आपकी प्रोसेस हो गई कि पहले आइडिया होना चाहिए, फिर आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान बनाएंगे, ये सारी चीजें। कोर वैल्यूज अमंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारा एंटरप्रेन्योर कैसा हो, हमारा एंटरप्रेन्योर कैसा हो, उसके अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर कौन सी ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, सबसे पहले बेटा ऑनेस्टी, ईमानदार हो। बाकी ये चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हो। बेटा ईमानदारी को इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं भाई, जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ईमानदारी क्या होता है ना। बेटा आपको अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी, अगर आप अच्छे सामान बेच रहे हो तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे। अगर आप झूठ बोल के बेच रहे हो तो झूठ के जो दरवाजे हैं वो जल्दी ही बंद हो जाते हैं, सच के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए रिलायबिलिटी, बेटा भरोसेमंद, रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। आपका बिजनेस जो है, आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो भरोसेमंद है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट पे, उसके सर्विसेज पे, उसके डिसीजंस पे रिलाय किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसकी बात हो रही है। तो बेटा कैसा होना चाहिए हमारा एंटरप्रेन्योर, रिलायबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिलायबल। आगे देखिए रिस्पेक्ट और फोरसाइटेड, बेटा सबका सम्मान करे, ठीक है, किसी को भी दुख ना दे, है ना, चाहे बिजनेस का कोई भी हिस्सा हो, सबका उसको सम्मान करके चलना है। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स वेदर दे आर कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स और
वर्कर्स। बेटा कोई भी हो, वर्कर हो, इन्वेस्टर हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, कैसे भी लोग हो, उनका ध्यान रखना, उनको रिस्पेक्ट करना उसका फर्ज बनता है। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करेगा, अगर वो बदतमीजी से बात करेगा, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं होंगे, अगर वो लोगों को इज्जत नहीं देगा, तो उसका बिजनेस की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, फोर साइटेड। बेटा फोर साइडेड मतलब दूर का देखने वाला हो, दूर दृष्टि वाला हो। ठीक है, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसका अगर वो इंटेलिजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो क्या करेगा, फ्यूचर को देख पाएगा कि फ्यूचर में क्या रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटीज हैं, और उन अनसर्टेनिटीज से कैसे अपने बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। तो ये हो गया बेटा फोर साइटेड। आगे देखिए, है ना, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और फिर आ जाता है आपका, ये हो गया आपका इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एक बिजनेसमैन को इनोवेशन करना चाहिए, है ना, कुछ नया सामान लागू लॉन्च करना चाहिए। इन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, इनोवेशन की बात कर रहा हूं। बेटा इन्वेंशन तो हो गया बल्ब का, है ना, तो क्या जो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाई थी वही चला रहे हो अपने घरों में? नहीं यार, वो बल्ब अच्छी होती गई, सीएफएल आ गई, एलईडी आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा इनोवेट करता रहे, क्रिएटिव होना चाहिए, न्यू आइडियाज, मैनेजिंग चेंज, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। बेटा नए नए आइडियाज उसके दिमाग में आते रहने चाहिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बेटा परफॉर्मेंस अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, नहीं तो मार्केट में टिकेगा नहीं। एंटरप्रेन्योर्स नीड टू आउट परफॉर्म द कंपटीशन टू शाइन इन द मार्केट। मार्केट में अगर शाइन करना है तो परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी, उसको भी और उसके एम्प्लॉयज को भी। और बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। बेटा वो इंडिपेंडेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक एंटरप्रेन्योर को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कि भैया मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं और मैं निर्भर हूं किसी और के ऊपर, कि वो आदमी आएगा और मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। अरे मैं खुद फैसला लूंगा कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वैल्यूज जो आपके अंदर होनी चाहिए, और ये है आपकी क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। लास्ट टॉपिक है हमारा कि हमारे एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिया, है ना, इनिशिएटिव लेने वाला हो, उसकी नॉलेज वाइड हो, है ना, विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क, रिस्क को देख पाए, समझ पाए और रिस्क ले पाए, ओपन माइंड एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, उसका ओपन माइंड होना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव रहे हमेशा। एडॉप्टेबिलिटी, नई नई चीजों को अडॉप्ट करता रहे, नई नई चीजों को सीखता रहे, वो इंसान अच्छा होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज, बेटा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी हो तो अच्छा है, वो एक अच्छा लीडर बन के सामने आए मार्केट में तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स हार्ड वर्क, और बेटा हार्ड वर्क को हमेशा सलामी दे। एंटरप्रेन्योर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अपने एम्प्लॉयज के अंदर हार्ड वर्क करने की भूख को, अर्ज को जगाए रखे, है ना। अगर वो भी हार्ड वर्क करेगा, उसके एम्प्लॉयज भी हार्ड वर्क करेंगे, तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगी। अब आप ये बताइए, एंटरप्रेन्योर अच्छा नहीं है, एंटरप्रेन्योर खुद 12 बजे सो के उठता है, 2 बजे आता है अपनी कंपनी में, उसके एम्प्लॉयज को क्या फील होगा? क्या उसके एम्प्लॉयज खुश होंगे कि लो भैया ये तो खुद अभी मालिक सो के आ रहे हैं, हमको सुबह 9 बजे से नौकरी बुला रखा है? ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अगर एम्प्लॉय 9 बजे आता है तो आपको भी अपनी ऑफिस में 9 बजे पहुंच जाना है, तभी तो आपको एम्प्लॉयज देख के मोटिवेट होंगे कि हाँ यार ये देखो ये मालिक है लेकिन फिर भी हमसे पहले आ जाता है। तो बेटा वो सारी चीजें एंटरप्रेन्योर के अंदर, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बेटा ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर। ठीक है, जितनी भी मेजर चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्वालिटीज हो, है ना, या उसकी वैल्यूज हो। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी, मैंने आपको बता दिया। और उसके फंक्शंस, ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन, कॉमर्शियल फंक्शन और प्रमोशनल फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए। तो बेटा ये हुआ आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक था वो यहां पे खत्म होता है। ठीक है, ये वन शॉट की एक और क्लास थी जहां पे आपको मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा दिया है। फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, अंत तक देखना ताकि आपको पूरा एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आ जाए। ठीक है, और बेटा बिजनेस स्टडीज में ये लास्ट टॉपिक भी था कहीं ना कहीं, और एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के मत जाना, पेपर में पढ़ के जाना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे किसी और क्लास में। एमसीक्यू चल रहे हैं, एमसीक्यू देखते रहो, प्लेलिस्ट पे जाओ यूट्यूब की, CUET Adda 24/7 चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, कॉमर्स की अमन सर और मेरी क्लासेस देखते रहो, पूजा मैम की क्लासेस देखते रहो, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स आप बोर्ड्स में पहले भी पढ़ चुके हो, पर हमने CUET के लिए अलग से चीजें बताई है। वो चीजें जो बोर्ड्स में नहीं थी वो भी हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, नमस्ते, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट। अर्जुन ने जैसे चिड़िया की आंख पे फोकस किया था, आपको भी वैसे ही फोकस करना है CUET के पेपर में, CUET के इम्तिहान में, और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। चलो भाई, टेक केयर, गुड बाय, टाटा और जय हिंद।